Hello friends, welcome to Wow IS. This is the second part of the current affairs April 2023 and we are going to continue with the polity part itself. The first article for today is interstate border dispute. Interstate border dispute means कि दो स्टेट्स के बीच में जो आपस में लैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं, कि कुछ एरियाज रहते हैं जिस पे दोनों स्टेट्स का क्लेम रहता है. यू कैन सी सम एग्जांपल्स है, जैसे हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख के बीच में एक रीजन है सरचू लाइंग अलोंग लेह मनाली हाईवे. देन हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश के बीच में रीजन है पंचकुला और परवाणू के लिए. देन हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ के ऊपर डिस्प्यूट है, बोथ द स्टेट्स वांट कि चंडीगढ़ उनका पार्ट होना चाहिए. देन यू हैव राजस्थान एंड गुजरात, दे हैव मनगढ़ हिल्स जिनके ऊपर उनका डिस्प्यूट है, बोथ वांट दैट एरिया अंडर देयर कंट्रोल. देन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, दे क्लेम ओवर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट. देन कर्नाटका एंड केरला कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उनका they have a claim over that area. Then Odisha, West Bengal and on over Kanika sand islands. So these are the things, these are the interstate disputes that are going up in India. So you can note them down और उनको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में if the question comes. Now we have some mechanisms for dispute resolution. First of all is the judicial redressal. Article 131 provides Supreme Court the exclusive jurisdiction over the interstate disputes. इसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किन्हीं भी 2 या 3 स्टेट्स के अंदर डिस्प्यूट है, उससे ज़्यादा स्टेट्स में डिस्प्यूट हो, या 2 स्टेट्स के बीच में भी अगर डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन उसके अंदर बन जाती है अंडर आर्टिकल 131. देन सेकेंड मैकेनिज्म इज इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 एंड प्रेसिडेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल को, उसके थ्रू भी रेजोल्यूशन लिया जा सकता है. थर्ड वन इज द जोनल काउंसिल जो कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी बन जाती है अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेजोल्यूशन के लिए मीडिएट करती है. सो दीज आर द मैकेनिज्म्स दैट आर प्रोवाइडेड फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. नाउ लेट्स कम बैक टू द न्यूज. न्यूज क्या है हमारे पास? न्यूज इज दैट अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम दे हैव रीच्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अब जो फर्दर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होंगे उसमें कोई भी और नया विलेज ऐड नहीं किया जाएगा. करंटली दे हैव अ डिस्प्यूट ओवर 123 विलेजेस एंड दे हैव डिसाइडेड कि अब इसमें से और कोई भी इस लिस्ट में और कोई विलेज अब ऐड नहीं किया जाएगा फर्दर डिस्प्यूट्स में. तो एक तो ये चीज़ इसमें सर्टेन हो गई कि अब और कोई भी नया विलेज या कोई भी नया एरिया डिस्प्यूटेड कंसिडर नहीं होगा. सेकेंडली 34 विलेजेस का जो डिस्प्यूट है वो इसमें रिजॉल्व हुआ है. देन देयर वाज वन नामसाई डिक्लेरेशन दैट हैपेंड इन 2022. उसमें 37 विलेजेस का डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ था. सो ओवरऑल वी हैव अराउंड 71 विलेजेस जिसके अंदर डिस्प्यूट अभी तक रिजॉल्व हो चुका है. नाउ व्हाट आर द वेरियस कॉजेज फॉर इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स? फर्स्ट वन इज कॉलोनियल लेगेसी. जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में लगाया वो बेसिकली उन्होंने ईजी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया था. दे डिडंट कंसिडर द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द एरिया. जो हमारे कल्चरल लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है, जो डाइवर्सिटी है, उसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया. दे वर जस्ट मार्किंग द एरिया जो उनके लिए कन्वीनियंट हो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक पार्ट दे टोटली अवॉइडेड इट. सो इट बिकेम वन ऑफ द रीजन्स फॉर डिस्प्यूट्स इन इंडिया. Second is the geographical features. India has a very high geographical diversity, जिसकी वजह से फिजिकल बाउंड्रीज को मार्क करना कई बार काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे हिली ट्रेन से उसमें डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज को बनाना. देन वी हैव इनएडिक्वेट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट्स. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 131 जुडिशियल रिड्रेसल जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था, वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को इजीली कैटर नहीं कर पाता. सेकेंडली आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल. लास्ट 16 ईयर्स में सिर्फ 2 ही मीटिंग हुई है इंटरस्टेट काउंसिल की, तो एक तरह से ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है ये डिफंक्ट हो चुकी है. थर्ड वन इज नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ कमीशंस और कमिटीज. जैसे महाजन कमेटी आई थी, कमीशन आई थी जिसने कि बेलगांव वाले रीजन के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की थी. अब इस महाजन कमेटी के रिकमेंडेशंस तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एकदम टोटली रिजेक्ट कर दिया. सो दीज कमीशंस डू नॉट हैव अ बाइंडिंग रेजोल्यूशन. जो रिकमेंडेशंस उनकी हैं वो बाइंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक्सेप्ट नहीं करती स्टेट्स उनको. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिफरेंसेस.
जो डिफरेंसेस है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशंस में, रीजनल इंटरेस्ट में, उसकी वजह से भी इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ना वट हाउ कैन वी, हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, वट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक गिव एंड टेक अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी है, दोनों स्टेट्स को, दोनों पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली दे कैन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। सेकेंडली कोर इश्यूज को समझो, जब तक कोर इशू समझ नहीं आएंगे तब तक कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। द डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व बेस्ड ऑन द कोर इश्यूज, नॉट ऑन द सुपरफिशियल इश्यूज। नेक्स्ट इज देयर शुड बी अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। वाई? उससे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, एंड व्हेन द पीपल आर एबल टू एक्सेप्ट समथिंग तो उसकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस भी आ जाती है। सो द रोड बिकम्स वेरी मच कन्वीनियंट फॉर फ्यूचर रेजोल्यूशन। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द स्टेक होल्डर शुड बी इन्वॉल्व। जो गवर्नमेंट और पीपल के बीच में जो गैप है उसको भरने की जरूरत है। दे शुड बी कनेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। लोगों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है कि वट रेजोल्यूशन दे वांट। उसके लिए एनजीओज हो सकते हैं, सिविल सोसाइटीज हो सकती हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कोई एरिया किसी दूसरी स्टेट को जाता है, सो जो अगर कोई पीपल, इफ सम पीपल वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रीवियस स्टेट ओनली, सो उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। देन पीपल्स इंटरेस्ट मस्ट बी रिमेन पैरामाउंट। जो आम जनता है, जो पब्लिक है, देयर इंटरेस्ट शुड बी पैरामाउंट बिकॉज दे आर द वंस जिनकी वजह से पॉलिटिकल माइलेज पार्टीज को मिलता है। इफ दे आर कन्विंस्ड दैट देयर इंटरेस्ट हैव बीन टेकन केयर ऑफ, तो जो पॉलिटिकल रकस क्रिएट होता है किसी भी इंटरेस्टेड डिस्प्यूट के लिए, वो आराम से अवॉइड किया जा सकता है। लास्ट एरिया हेयर इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी अगर डिस्प्यूटेड एरिया है तो उसमें लैक ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट रहेगा। एक सोशल हार्मनी हमेशा उसके कहीं ना कहीं हमेशा टारगेट पे रहती है उस रीजन के अंदर, बिकॉज जब भी इलेक्शन आएंगे तो कभी ना कभी उस इशू को रेज किया जाता है कि ये तो उस हमारे स्टेट का पार्ट होना चाहिए। थर्ड इज इट कॉजेज ह्यूमन सफरिंग, डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, दीज मल्टीपल थिंग्स हैपन बिकॉज द सोशल हार्मनी इज डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स। जो स्टेट्स उनके बीच में भी रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड रहते हैं, जिसकी वजह से भी बाकी जो एरियाज है उस पर वो दोनों स्टेट्स कोऑपरेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट इज राइज ऑफ सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड ग्रुप्स विच पोज अ थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी। और अगर ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये एक बहुत ज़्यादा इम्बाइब हो जाए अगर पब्लिक के अंदर, तो ये सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को भी अराइज करवा सकते हैं। सो दैट्स वाई वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व द interstate border disputes in the most amicable manner and in the fastest possible manner. Now next news हमारी है आधार की। It is a very simple news. आधार में initially if we see आधार can only be used by ministries and departments, and उसके बाद banks and telecom companies इसको use कर सकती थी, and it was in accordance with the आधार authentication rules 2020. Now MeitY has said कि आधार की जो ऑथेंटिकेशन है वो बाकी एंटिटीज जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है वो भी इसको यूज कर पाएंगे। सो दिस रूल इज बेसिकली अबाउट कि आधार को प्राइवेट सेक्टर भी यूज कर सकता है फॉर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक न्यूज हियर। नाउ लेट्स गो फॉर द बेसिक पार्ट ऑफ द आधार। आधार की जो पीछे की स्टोरी है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और एनालाइज करते हैं कि इज आधार हैज बीन ए सक्सेसफुल, व्हाट आर द चैलेंजेस विद द आधार, व्हाट हैज बीन इट्स इंपॉर्टेंस। सो सबसे पहले आता है पर्पस। आधार का पर्पस क्या था? ईज ऑफ लिविंग को ईजी करना, उसको प्रमोट करना, जो रेजिडेंट्स हैं उनको जो सर्विसेज हैं वो ईजिली मिल पाएँ। तो दैट इज़ द फर्स्ट रोल ऑफ आधार। सेकंड, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना गुड गवर्नेंस के लिए। और गुड गवर्नेंस क्यों चाहिए हमें? ताकि हम रेजिडेंट्स की जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव कर पाएँ, जो गवर्नमेंट्स की डिलीवरी है उसको हम और इफेक्टिव कर पाएँ। देन प्रिवेंशन ऑफ डिसिपेशन ऑफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स, जो एक सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं, लीकेजेस हो गया, घोस्ट बेनिफिशियरीज हो गया, उन सबको काउंटर करना। सो जो डिसिपेशन होता है सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स का, उसको कंटेन करना और उसको टारगेट करना ताकि करप्शन को उसमें से हटाया जा सके। तो आधार का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस ये है। देन नेक्स्ट इज enablement of innovation and spread of knowledge also, because आधार के बेसिस पे if you see multiple services are coming up,
सो ये उसमें भी हेल्प करेगा। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ आधार? फर्स्ट वन इज यूनिकनेस। एक 12 डिजिट यूनिक नंबर मिलता है हर एक पर्सन को, जिसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। सेकेंड इज रैंडम नंबर्स। आप आधार नंबर से ये पता नहीं लगा सकते कि किस कास्ट, रिलीजन, क्या इनकम होगी, क्या हेल्थ है या क्या ज्योग्राफी होगी। सो दीज आर रैंडम नंबर्स, दीज आर नॉट अटैच विद द सोशल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन। सिर्फ नाम के साथ ही वो नंबर अटैच है। नेक्स्ट इज स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, यानी इस यूआईडी आर्किटेक्चर को स्केल किया जा सकता है। रेजिडेंट डेटा को स्टोर किया जा सकता है सेंट्रली और उसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है कहीं से भी थ्रू ऑनलाइन मैनर। देन टारगेटेड डिलीवरी, इट इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग सब्सिडी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जस्टिफाई किया है, अपहेल्ड किया है। और इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए भी योर पैन कार्ड शुड बी अटैच विद द आधार। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी। इट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द इंडिया। क्योंकि आधार इज बेसिकली, आधार क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर। यूआईडी के थ्रू आप जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स को इजी आधार ने किया है। सो फॉर एग्जांपल भीम ऐप, सो भीम ऐप को ये जो भीम है हमारा, या ये जो यूपीआई जो हमारा है वो आधार इनेबल्ड ही है। नेक्स्ट आर व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू आधार? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्टी डेटाबेस। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट 2022 में फाइंड आउट किया था कि जो आधार नंबर्स है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे भी अलोकेट किए गए हैं, जहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ बायोमेट्रिक्स पाया गया डॉक्यूमेंटेशन में। सेकेंड इज कंसर्न्स अबाउट रेजिडेंट स्टेटस। यूडीआई कोई स्पेसिफिक प्रूफ या डॉक्यूमेंट या प्रोसेस नहीं है यूआईडीआई के पास जिससे कि वो कंफर्म कर पाए कि कोई पर्सन वहाँ पे उस टाइम के लिए उस एरिया में उतने टाइम के लिए रहा है। यानी रेजिडेंट स्टेटस को चेक करने के लिए यूआईडीआई के पास कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है। थर्ड वन इज देयर हैज बीन ऑथेंटिकेशन एरर्स। 2019 सर्वे ने फाइंड किया कि लगभग 2.5% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स एक्सपीरियंस एक्सक्लूजन फ्रॉम वेलफेयर सर्विसेज। तो जो आधार की वजह से एक्सक्लूजन भी हुआ है कि उनकी ऑथेंटिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। देन देयर इज सिस्टम वल्नरेबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि जो सिक्योरिटी एलिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं पे अब स्टैंडर्ड्स को लैग करते हैं, जिसकी वजह से फोटो आईडी वगैरह, माइक्रोचिप, होलोग्राम वगैरह की वजह से वो वर्नेबल हो जाते हैं कॉपी और फाल्सिफाई होने में। द नेक्स्ट इज डेटा लीक्स एंड प्राइवेसी कंसर्न। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट तो ऑब्वियसली है ही। फिर एक बाल आधार, इसका भी एक इशू है, क्योंकि बाल आधार कैसे इशू होता है? वो इशू होता है बायोमेट्रिक्स ऑफ पेरेंट्स के बेसिस पे, और सीएजी ने ये कहा कि ये गलत है। वाई? बिकॉज बाल आधार, द आधार शुड बी बेस्ड ऑन दैट पर्सन, उसके पेरेंट्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। पर बाल आधार का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके जो बायोमेट्रिक्स है पेरेंट्स से, उनके बेसिस पे एक बाल आधार आपको इशू किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज अपडेटिंग बायोमेट्रिक्स। तो जो बायोमेट्रिक्स हैं वो स्टेबल नहीं होते किसी भी पर्सन के, तो उनको बार बार अपडेट करना पड़ता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज अबाउट यूआईडीआई। यूआईडीआई जो है वो बनाई गई थी आधार एक्ट 2016 के थ्रू। इट हैज़ इट्स रीजनल सेंटर्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूआईडीआई? यूआईडीआई इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। I was there. Aadhaar enrollment and authentication, this is one of the function of this UIDI. Developing the policy, procedure and system of issuing Aadhaar numbers and perform authentication and security of identity information and authentication of records of the individuals. Now, what is the constitutional status of Aadhaar Act? It is Justice J.S. Puttaswamy versus Union of India case. In 2018, the Supreme Court said that the act is competently passed by the Parliament. यानी ये एक्ट वैलिड है, although this act was passed as a part of money bill. Secondly, it does not violate the fundamental rights 14, 15, 19 or 21. So this Aadhaar Act is very much valid, and it has been upheld by the Supreme Court also. Now last part of this article is what are the various initiatives that the government has taken up. First is roadmap drawn for Aadhaar 2.0. Now अभी तक हमारे पास आधार 1.0 था, अब हम 2.0 के लिए जा रहे हैं। और ये क्या क्या फोकस करेगा? ये फोकस करेगा रेजिडेंट सेंट्रिसिटी, कि कहाँ पे आप रह रहे हो तो उस रेजिडेंट की सेंट्रिसिटी रहेगी।
Then enhancing the use of Aadhaar, further strengthening people trust on Aadhaar, technology upgradations and increasing international outreach. सेकेंड इज डी डुप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करना, जैसे कि सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स 10 के 10 फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और दोनों आइरिस स्कैन भी लिए जाएंगे, उसके साथ साथ फेशियल इमेज भी होगी। तो इन तीनों को यूज करके जो डुप्लीकेट आधार नंबर्स हैं उनको हटाया जाएगा। नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक फ्रॉड डिटेक्शन। बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स अब वो डिटेक्ट कर सकते हैं मिक्स्ड बायोमेट्रिक्स को, रॉन्ग फिंगर्स को, नॉन ह्यूमन फिंगर्स को, गमी फिंगर्स को, इन्वर्टेड आइरिस इमेजेस को और क्लोज्ड आइज ड्यूरिंग एनरोलमेंट को। सो इस फ्रॉड को भी अब डिटेक्ट किया जा सकता है, तो वी आर वर्किंग अपॉन दैट पार्ट ऑल्सो। देन इंस्पेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, यूआईडीआई रेगुलरली कैरीज आउट इंस्पेक्शन टू फाइंड आउट डेविएंट बिहेवियर अमंग दी ऑपरेटर्स। जो ऑपरेट करते हैं उनका भी बीच बीच में चेकिंग होती रहती है। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट आधार। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड रिकॉर्ड्स modernization in India. Land records modernization in India, there are two parts here. One part is National Generic Document Registration System NGDRS for land records and Unique Land Parcel Identification Number or Bhu Aadhaar. So around 20 states have accepted this NGDRS system and 26 states have accepted the ULPIN or Bhu Aadhaar. सबसे पहले NGDRS के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये लोकल लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये एक तरह से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एंट्री है और इसमें SMS फैसिलिटी भी है, जिससे कि सिटीजन्स और डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया जा सके अगर कोई चेंज हुआ है तो। और लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को आपस में लिंक करने के लिए एक सिस्टम ये क्रिएट किया गया है। नाउ व्हाट इज द भू आधार और ULPIN? इट इज़ अ 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी भी लैंड के लिए। यानी अब हर एक लैंड को, हर एक जो एरिया है उसको एक 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। सो जैसे एक हमारा आधार है वो 12 डिजिट नंबर होता है, 14 डिजिट नंबर दिया जाएगा लैंड को और उसे हम कहेंगे भू आधार। और इसको डेवलप किया है NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने। ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो लैंड कहाँ पर है, उसकी क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है और अब उस एरिया की जो ओनरशिप है, जो टाइटल है वो किसके पास है। सो इस तरह से ये क्या करेगा, ये इस तरह से स्टैंडर्डाइज करेगा लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को, एक सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड करेगा सिटीजन्स को, ईजी शेयरिंग होगी लैंड रिकॉर्ड्स की, गवर्नमेंट और लैंड को प्रोटेक्ट करेगा और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा। सो दिस इज गोइंग टू रिजॉल्व मैनी ऑफ द लैंड इश्यूज दैट आर इन द इंडिया। Now, coming back to this NGDRS, it is a common generic configurable application developed for document registration department across the country. तो यानी क्या है, ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक ये कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसका इट इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ वन नेशन वन सॉफ्टवेयर, यानी पूरे देश के लिए एक ही सॉफ्टवेयर काफ़ी है लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। सो द लैंड रिकॉर्ड्स हैव बीन आर गेटिंग सेंट्रलाइज्ड, या एक हम सेंट्रल रजिस्ट्री बना रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। It will help in citizen empowerment by enabling property valuation and online document submission and single platform for all stakeholders in the registration process. अब इंडिया के अंदर लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन की जरूरत क्यों है? सबसे पहली चीज तो कंक्लूसिव लैंड टिलिंग से हमें आगे आना है। Why? बिकॉज अब तक रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, अब तक रिकॉर्ड जो होता है, ओनरशिप जो होती है प्रॉपर्टी की वो रहती है प्रिजम्पटिव लैंड टिलिंग के ऊपर, कि कौन लैंड को टिल कर रहा है उसके बेसिस पे ओनरशिप प्रोवाइड होती है। और ये क्या होता है, एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है एविडेंस और ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन टू द करंट ओनर। उसके ये किसके अकॉर्डिंगली है, ये है रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 के अकॉर्डिंगली ये सिस्टम अभी तक फॉलो करते हैं। सेकेंड इज लैंड डिस्प्यूट्स, यानी पहली चीज तो क्या हो गई, हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो पुराना हो चुका है, वो काफी पुराना है और सारा का सारा पेपर बेस्ड है। Second is land disputes. 2017 access to justice delivery by Daksh, इसने ये आइडेंटिफाई किया कि आउट ऑफ टोटल सिविल सूट्स 60% आर रिलेटेड विद लैंड और प्रॉपर्टी। तो लैंड या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं फॉर द ऑल सिविल सूट्स, यानी 2/3 ऑफ द सिविल सूट्स आर बेसिकली रिलेटेड टू लैंड और प्रॉपर्टी। Then we do not have a standardized system of land records. That's why we need land modernization. And land, I just let you know, it is part of state list
एंट्री 18 एंड एंट्री 45 अंडर 7th शेड्यूल. ये आप याद रखिएगा, 7th शेड्यूल लिस्ट टू एंट्री 18 एंड एंट्री 45. देन there are difficulties in the present system. It is a manual system for record keeping, जो कि cumbersome है, opaque है, manipulate किया जा सकता है easily, and it is very hard to administer also. And what are the other advantages of land modernization system? It reduces the process time, time of document registration, automatic updation of land ownership with few registrations, single window delivery हो सकती है citizen services के लिए, एंड ई लिंकेजेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज. यानी अगर आपके लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइज हो जाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे. पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जो ओनरशिप है वो क्लियर रहेगी. तो जो फ्रॉड होते हैं, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है. सेकेंडली, आपके अगर लैंड रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो अगर आपको लोन चाहिए या क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहिए वो आपको ईजिली मिल जाएंगी. तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजी होगा, डिस्प्यूट्स को गवर्नमेंट अवॉइड कर पाएगी और चीज़ें फास्ट की जा सकती हैं. And that's why we can have a single window system for land registration also. So this completes this. Now, what are the other efforts that are being taken for land record modernization? So these are two steps that have been taken for land modernization, for land record modernization. उसके अलावा और क्या क्या लिया जा रहा है. So Digital India Land Record Modernization Program है. It was launched in 2016. एंड एक हमारे पास पहले प्रोग्राम होता था नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. उसकी जगह पे नाउ वी हैव दिस DILRMP प्रोग्राम और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. सो ऑब्वियसली इट विल अगेन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप ए इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. यानी एक पूरे देश का सारा जो लैंड है उसकी जो लैंड इंफॉर्मेशन उसको इंटीग्रेट करना एक ही जगह पे. सो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है. द नेक्स्ट स्कीम दैट वी हैव हियर इज स्वमित्रा, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. स्वमित्रा स्कीम. देखो, स्वमित्रा स्कीम का सिंपल सा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मान लो ये एक विलेज है. इस विलेज के अंदर दिस इज द एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं और बाकी सारा आपका फार्म लैंड है, यानी वहाँ पे खेती होती है. तो विलेजेस के अंदर जो हमारा अभी तक रिकॉर्ड सिस्टम वो है कि कौन उसको टिल कर रहा है. सारी चीज़ें बातों में होती है और पंचायत के थ्रू ऑथेंटिकेट की जाती हैं. नाउ ये जो आपका रिहायशी एरिया जिसे हम बोलते हैं आबादी एरिया, इस आबादी एरिया में किसी भी घर की कोई कागज नहीं होते, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती. जो जहाँ पे रह रहा है वो उसका घर बन जाता है. नाउ स्वमित्रा स्कीम के अंदर अब ओनरशिप टाइटल दिए जाएंगे. यानी जो भी आपका घर है गांव के अंदर उसका एरिया मैप किया जाएगा और मैपिंग करने के बाद उसके ओनरशिप टाइटल्स उस पर्सन को दिए जाएंगे. अभी तक जो होता था, अभी तक सब कुछ कहने पे होता था. गांव में जो सिस्टम चलता हुआ कहता है कि वो ये होता है कि 4 लोगों के सामने कोई बात हो गई कि मैं आपको ये अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो बिक जाती थी. अब उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके प्रॉपर ओनरशिप टाइटल होंगे. तो एवरीथिंग नाउ बिकम्स वेरी क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट. तो जिसकी वजह से जो लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो अब अवॉइड किए जा सकेंगे. सो दिस इज द स्वमित्रा स्कीम. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ DILM-RIP. इट इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग सर्वे, रीसर्वे, अपडेटिंग सर्वे और सेटलमेंट रिकॉर्ड्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम्स, PMU एंड DLRIMP सेल्फ फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग. Now other examples that you can take for land record modernization, जो आप कह सकते हो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो है भूमि कावेरी. दिस इज अ प्रोग्राम इन कर्नाटका. याद रखना, कावेरी ही कर्नाटका के साथ रिलेट करना है. मी सेवा ऑफ आंध्र प्रदेश, धरा ऐप ऑफ राजस्थान. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स, लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स दैट आर करंटली गोइंग ऑन इन द कंट्री. नीति आयोग इज यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट. सो ब्लॉकचेन का एक यूज कहाँ हो गया, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर भी. बाकी ब्लॉकचेन आपकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज होती है. नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग. नाउ मेती जो हमारी मिनिस्ट्री है ऑफ IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दे हैव सेड कि दे हैव अमेंडेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स IT रूल्स 2021. The basic objective is that
जो ऑनलाइन गेमिंग है और जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, इंटरमीडियरीज का मतलब ये होता है कि उनके खुद के गेम्स नहीं होते, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उन गेम्स को होस्ट करने के लिए। सो उनको रेगुलेट करने के लिए अब ये नए रूल्स लेके आए गए हैं। सो दीज आर बेसिकली वर ब्रोट आउट फॉर रेगुलेटिंग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। जो 2021 वाले रूल्स थे वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए ही थे। सो ये रूल्स क्या बोलते हैं? पहली चीज़ ये क्लियरली डिफाइन करते हैं ऑनलाइन गेम्स क्या होते हैं और ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं। सेकेंडरी, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज? तो ये रोल ऑफ इंटरमीडियरीज को भी डिफाइन करते हैं। ये बोलते हैं रोल क्या है, टू मेक रीजनेबल एफर्ट टू नोट होस्ट पब्लिश शेयर एनी ऑनलाइन गेम दैट कैन कॉज द यूजर हार्म दैट हैज नॉट बीन वेरीफाइड एज परमिसिबल ऑनलाइन गेम बाय ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी और बॉडीज डेजिग्नेटेड बाय सेंट्रल बॉडी। तो कोई भी ऐसा गेम जो कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज ने ऑथेंटिकेट नहीं किया है उसको ये ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी होस्ट नहीं करेंगे। तो ये इनका रोल रहेगा। सो दे हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग। और क्या ऑब्लिगेशंस हैं इनकी? डिस्प्लेइंग ऑफ द मार्क ऑफ वेरिफिकेशन। मार्क ऑफ वेरिफिकेशन दिखाना होगा। जैसे एग मार्क होता है आपके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एग मार्क रहता है, तो वो आपको वो दिखाना होता, वो मतलब कि उस पर होना चाहिए प्रोडक्ट पे। तो कोई भी गेम ये लोग जो होस्ट करेंगे उस पर ये मार्क ऑफ वेरिफिकेशन विजिबल होना चाहिए। सेकेंडली, इन्फॉर्मिंग द यूजर ऑफ द पॉलिसी फॉर विड्रॉल और रिफंड ऑफ द डिपॉजिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। KYC डिटेल्स लेना यूजर के ताकि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ना हो। नोट गिविंग क्रेडिट और इनेबलिंग फाइनेंसिंग बाय थर्ड पार्टीज टू द यूजर। सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यूजर की प्रोटेक्शन रहे। बेसिकली ऑनलाइन गेम्स के लिए यूथ या बच्चे या चिल्ड्रन, दे आर मोर प्रोन टू द ऑनलाइन गेम्स, वही ऑनलाइन गेमिंग को यूज करते हैं। तो उनके राइट्स को बचाने के लिए दीज रूल्स हैव बीन ब्रॉट अबाउट। उसके बाद जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज हैं उसको भी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि वो कौन सी बॉडीज हो सकती हैं। So they can be company registered under Section 8 not to for profit entity under Competition Act 2013. They are representative of online gaming industry promoting online games in responsible manner and incorporates provisions relating to grievance redressal, arm's length principle, disclosure and reporting and clear criteria for membership. After that, what is the authority of SRB? SRB की authority क्या रहेगी? ऑनलाइन गेम्स डज नॉट इन्वॉल्व वेजरिंग ऑन एनी आउटकम। कोई आउटकम को वो फोकस ना कर रहे हो। ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी एंड द गेम कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर लॉ फॉर competent to enter into a contract. OGI and game compliances with framework made by SRB regarding safeguards and prohibition. Online games that involve any kind of gambling will be prohibited. So basically online games को regulate करने के लिए these provisions have been brought about. Now next we move to news in short. So news in short में पहली है रूरल अर्बन एरिया। सो जो EAC इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टू प्राइम मिनिस्टर, उसने एक वर्किंग पेपर निकाला है जिसमें उसने बोला है व्हाट इज अर्बन एंड रूरल इंडिया। इट हैज सजेस्टेड कि एक डायनेमिक अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी होगी इन एरियाज को डिफाइन करने के लिए। So it suggested changing the definition for rural urban areas in India. अभी करंट डेफिनेशन क्या है रूरल अर्बन एरियाज की? 2017 में अर्बन रूरल एरियाज को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिवली अर्बन सेटलमेंट्स आर दोज दैट आर गवर्न बाय एन अर्बन लोकल बॉडी। अगर कोई भी एरिया अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा गवर्न किया जा रहा है तो उसे हम अर्बन सेटलमेंट बोलेंगे। सेकेंड क्राइटेरिया है कि सेंसस अगर किसी चीज़ को डिफाइन करता है अर्बन सेटलमेंट तो वो भी एक अर्बन एरिया माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन शुड बी ग्रेटर देन 5000, 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। 75% ऑफ द मेल शुड बी वर्किंग इन नॉन एग्रीकल्चर एरिया, यानी इंडस्ट्री या किसी सर्विस सेक्टर में वर्क कर रहे हो, एग्रीकल्चर में ना वर्क करते हो। और डेंसिटी शुड बी एटलीस्ट 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। सो इट विल बी नोन एज अर्बन एरिया। अगर लोकल गवर्नेंस की हम बात करें तो रूरल एरियाज के लिए वी हैव जिला परिषद और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर बिग सिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉल सिटीज एंड नगर पंचायत फॉर सेमी अर्बन एरियाज। नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल पार्टी स्टेटस। नेशनल पार्टी स्टेटस, दिस पार्टी स्टेटस एज वी नो इज गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने छः पार्टीज को डिफाइन आइडेंटिफाई किया है एज नेशनल पार्टीज. फर्स्ट इज बीजेपी, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, देन बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी एंड आम आदमी पार्टी आप. तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, दे हैव लॉस्ट देयर नेशनल पार्टी स्टेटस. और ये नेशनल पार्टी स्टेटस मिलता कैसे है? इसके लिए क्राइटेरिया है. पहला क्राइटेरिया ये है कि लोकसभा और स्टेट पोल्स के अंदर एटलीस्ट 6% वोट्स उनको मिले हों और 4 या 4 से ज़्यादा सीट्स लोकसभा में होनी चाहिए. और ये जो सीट्स हैं ये एटलीस्ट जो सीट्स हैं ये किसी भी स्टेट में हो सकती हैं. सेकंड, अगर सेकंड क्राइटेरिया है, अगर आप देखें कि लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, या तो उनके पास 2% सीट हो लोकसभा की, और ये जो सीट्स हैं ये 3 से कम स्टेट्स में नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कल को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी दे हैव अराउंड 20 सीट्स हैं उनके पास लोकसभा में, पर ऑल द सीट्स आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल इटसेल्फ, तो वो नेशनल पार्टी नहीं मानी जाएगी. दे माइट बी हैविंग 2% ऑफ द सीट. 2% ऑफ द सीट इन लोकसभा का मतलब ये है कि 12 सीट्स हों, 10 से 12 सीट हों, तो उनके पास मिनिमम सीट से ज़्यादा सीट हो सकती है, पर ये एक स्टेट में नहीं होनी चाहिए, 3 या 4 स्टेट्स में होनी चाहिए. यानी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, अगर इन तीनों में मिला के 20 सीट बनती हैं तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी. थर्ड वन इज कोई भी जो पार्टी है वो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी हो तो भी उसे हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं. अब नेशनल पार्टी के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि उनके लिए अलॉटमेंट जो है सिंबल्स की, वो सिंबल्स रिजर्व कर दिए जाते हैं कि ये सिंबल अब किसी को नहीं दिए जाएंगे अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है तो. नीड ओनली 1 पर्सन टू प्रपोज अ कैंडिडेट्स नेम. सिर्फ एक ही इंसान काफ़ी है उसका नाम प्रपोज करने के लिए फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन. गेट ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट फैसिलिटीज ओवर आकाशवाणी और दूरदर्शन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन एंड कैन हैव 40 स्टार कैंपेनर्स while others can have only 20 स्टार कैंपेनर्स. तो नेशनल पार्टी के पास 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नर. अभी तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें बोला है सेंटर को कि गवर्नर जो भी बिल्स गवर्नर के पास कंसिडरेशन के लिए जाते हैं, दे शुड बी टाइम लिमिट फॉर क्लियरिंग दोज बिल्स. Because recently we have seen a controversy with respect to Tamil Nadu, with respect to Kerala, with respect to Punjab और वेस्ट बंगाल ऑल्सो, जहाँ जो बिल्स गवर्नर के पास गए हैं, दे बिल्स हैव बीन पेंडिंग फॉर मोर देन 4 years 5 years. सो इसी के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ है. और कौन से इश्यूज हैं गवर्नर के रिगार्डिंग? एक इशू है कि द लैक ऑफ प्रोविजंस फॉर द मैनर इन विच गवर्नर एंड द स्टेट्स मस्ट इंगेज पब्लिकली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तो कोई प्रोविजन ये नहीं है कि गवर्नर और स्टेट जो कैसे इंगेज करेंगे पब्लिक में. बिकॉज रिसेंटली वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला में देयर हैव बीन एक्रीमोनियस एक्सचेंजेस बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड द गवर्नर्स. गवर्नमेंट और गवर्नर्स के बीच में देयर हैव बीन अ क्लियर विजिबल रिफ्ट. सेकेंडली, passing negative remarks on the state administration by the governor. Third is no clear distinction between constitutional and statutory roles of the governor. Then misuse of discretionary powers. That is जो discretionary power governor के पास होती है regarding disqualification of member, regarding the reservation of the bill, regarding giving assent to the bill, they are being misused. Then next is removal of the governor. Though no written ground or procedure has been mentioned for removal of any governor, it is totally based upon the discretion of the president. कि president अगर चाहे तो उसको हटा सकता है, रखना चाहे तो रख सकता है. Then other recommendations क्या प्रपोज हुई हैं? नबम रीबिया जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, इसने ये कहा है कि जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 163 ये लिमिटेड है, आर्बिटरी नहीं है. यानी गवर्नर अपने आप से रिकमेंड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट रूल के लिए. They are limited, not arbitrary. Then नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने ये कहा है कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट वो कमेटी के थ्रू होनी चाहिए एंड द कमेटी शुड बी मेड बाय प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर एंड द सीएम ऑफ द स्टेट. सरकारिया कमीशन ने ये कहा है कि गवर्नर स्टेट के बाहर से होना चाहिए, यानी कोई लोकल पर्सन नहीं होना चाहिए, या और शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑल्सो. Then Punchi Commission of 2007 has fixed a term of 5 years to the governors and their removal by the process of impeachment by the state legislature. तो पुंची कमीशन ने स्टेट लेजिस्लेचर को बोला है कि वो
इम्पीच कर सकते हैं गवर्नर को. दीज आर द रिकमेंडेशन दैट यू कैन पुट इन एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर. द नेक्स्ट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. देर आर मोर देन 80,545 केसेस पेंडिंग इन दिस CAT एंड लगभग 1350 जो केसेस हैं वो लगभग 10 साल से ज़्यादा पेंडिंग है अंडर CAT प्रोसीजर रूल्स 1987. केसेस पेंडिंग क्यों हैं? बिकॉज सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर. देन CAT इज कंटेम्पलेटिंग टू इम्प्लीमेंट एडवांस्ड केस इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर फैसिलिटेटिंग हियरिंग ऑफ देम. देन नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द रिकमेंडेशंस. रिकमेंडेशन ये है कि दे शुड डिस्पोज द केसेस रिलेटेड टू पेंशन मैटर्स रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन केसेस विद मोर देन 10 years ऑफ सर्विस ऑन प्रायोरिटी बेसिस. व्हाट इज CAT? या पहले भी देख चुके हो कि इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली के अंदर हैं and it is established under Administrative Tribunal Act of 1985 under Article 323 of the Constitution. It is based upon the principle of natural justice. याद रखना है. There are 19 benches हैं इसके अंदर, 19 circuit benches हैं CAT के अंदर all over India, and appeals against the order of CAT lie before a high court, यानी हाई कोर्ट के नीचे आते हैं. The next is technology in judiciary. टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी का मतलब ये है कि जुडिशरी किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है. तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा एनफोर्स कर दिया, बिकॉज सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फिजिकली कोर्ट में आना ये प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं था, तो उससे टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन जो हो वो फास्टर हुआ है. देन स्पीडी जस्टिस डिलीवरी में ये हेल्पफुल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेंडेंसी बर्डन ऑन द कोर्ट्स. देन इट एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड bringing rural urban gap in making justice equally accessible. So टेक्नोलॉजी का ये रोल हो सकता है जुडिशरी में उसको इम्प्रूव करने के लिए. अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं? एक तो है ई-कोर्ट मिशन, जिसमें जो भी जितने भी कोर्ट्स हैं, जितनी भी जुडिशरी की हमारी चीज़ें हैं वो सबको डिजिटलाइज किया जाएगा. देन इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू इनेबल सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अमंग स्टेक होल्डर्स लाइक कोर्ट, पुलिस, जेल्स. तो यानी ये किसके लिए है? इंफॉर्मेशन और डेटा के आपस में एक्सचेंज के लिए है. द नेक्स्ट इज फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. फास्टर स्कीम को क्या कहेंगे हम लोग? फास्टर बोलेंगे. ये सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंट की है. इट इज अ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर स्विफ्टली, यानी जो कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं उसको बहुत जल्दी ट्रांसफर करने के लिए दिस फास्टर इनिशिएटिव इज देयर. देन सुवास इज सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर. ये किसके लिए है? फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द वर्डिक्ट इनटू रीजनल लैंग्वेजेस. सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट देता है वो इंग्लिश में देता है, तो उसको रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए वी हैव सुवास, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, सो दैट accessibility to the public can increase. The next is your National Justice Report. This report is released by Tata Trust in along with a number of civil societies like Center for Social Justice, Daksh, Vidhi Center for Legacy, Legal Policy, etc. अब इस रिपोर्ट ने क्या फाइंड आउट किया? इसने फाइंड आउट किया जुडिशियल से रिलेटेड. इसने बोला है कि कोई भी कोर्ट इंडिया में फुल कैपेसिटी ऑफ जजेस के साथ वर्क नहीं कर रहा एक्सेप्ट फॉर सिक्किम एंड चंडीगढ़. यानी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ और हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम, उसी के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है. बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर सबके अंदर वैकेंसीज हैं. सेकंड, एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल नो स्टेट और यूटी कैन फुल्ली मीट ऑल द SC ST OBC कोटाज. यानी जो भी SC ST OBC कोटा है वो फुलफिल नहीं हो रहे किसी भी कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर. और डेटा फॉर SC ST OBC जजेस हाई कोर्ट्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है. सो दिस इज द स्टेट ऑफ जुडिशरी इन इंडिया. अब पुलिस पे आते हैं. पुलिस पे ये बोलता है कि कोई भी सिंगल स्टेट या यूटी, किसी भी स्टेट या यूटी ने वुमेन कोटा को अभी तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया है, उसको पूरा रिजर्व कोटा को पूरा अचीव नहीं किया है. सिर्फ कर्नाटका ने मैंडेटेड SC ST एंड OBC कोटा को फुल किया है पुलिस फोर्स के अंदर. एंड 19 स्टेट्स एंड यूटीज में जो अर्बन पुलिस स्टेशंस हैं दे सर्व ग्रेटर पॉपुलेशन देन देयर रूरल काउंटर पार्ट्स. यानी अर्बन पुलिस स्टेशंस के ऊपर ज़्यादा बर्डन है. थर्ड, प्रिजन्स. जो अंडर ट्रायल्स हैं वो मोर देन 60% है 32 स्टेट्स में. ओनली लेस देन 5% इनमेट्स वर एजुकेटेड इन 24 स्टेट्स ड्यूरिंग 2020-2021. यानी जो इनमेट्स हैं उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट की में सिर्फ 5% को ही बेनिफिट हो पाया है. नेक्स्ट इज लीगल एड.
नंबर ऑफ लीगल सर्विस क्लिनिक्स ड्रॉप्ड फ्रॉम 14,000 टू 4,000, यानी 1/3 हो गए हैं in 2 years. State Human Rights Commission, 33,000 cases are pending जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने है. There is around 44 vacancy on an average in these Human Rights Commission. So this data, this is new data, ये आप यूज कर सकते हो अपने जुडिशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस में, प्रिजन रिलेटेड क्वेश्चन में या पुलिस रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल. ये बेसिकली कुछ नहीं है, इट बेसिकली सेज दैट किसी ने अगर कोई प्रॉमिस किया है तो उससे बैकआउट नहीं कर सकता उस एग्रीमेंट से. दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल. और इसको अग्निपथ स्कीम के रिलेटेड फाइल किया गया था. इसका जो इनिशियल केस है वो है चंगलाल केशवलाल मेहता वर्सेस पटेल नरनदास हरिभाई केस ऑफ 1981, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चेकलिस्ट बनाई थी जहां पे इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया जा सकता है. सो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए. द नेक्स्ट इज सिनेमाटोग्राफिक अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023. ये बिल बेसिकली क्या कह रहा है, जो हम एक यूए और यूए की जो एक क्लासिफिकेशन देते हैं मूवीज़ वगैरह के लिए, उस क्लासिफिकेशन के साथ दो चीज़ें और ऐड करनी है. तो यू का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, ए का मतलब होता है कि इट इज़ फॉर ओनली अडल्ट ऑडियंस, एंड यूए का मतलब होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन सब्जेक्ट टू पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 12, एंड एस इज फॉर द स्पेशल कैटेगरी ऑडियंस सच एज डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट. नाउ न्यू क्लासिफिकेशन में UA7+, UA13+ और UA16+ को भी ऐड करने का प्रोपोजिशन आया है यहाँ पे. यानी ये जो आपका थर्ड वाला है, इसके अंदर ये 3 कैटेगरीज और इसमें ऐड करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इस बिल के अंदर. सो दिस कंप्लीट्स योर अप्रैल पॉलिटी करंट अफेयर्स फॉर 2023. नेक्स्ट वीडियो will be covering your IR portion and it will be coming tomorrow.